कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान इतिहास का सबसे पहला टॉपिक आपका कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, चलिए देखो सभ्यता होती क्या चीज है, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। एक जमीन, एक धरातल है, और धरातल की हमें करनी है खुदाई। दबे हुए अवशेषों को जमीन से बाहर निकालेंगे और उन अवशेषों के माध्यम से हम लोग प्राचीन परिवेश के बारे में पता लगा लेंगे कि आज से 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले के लोगों का जीवन कैसा था। वो कैसी वेशभूषा पहनते थे, वो कैसी भाषा बोलते थे, वो कैसी लिपि लिखा करते थे, घर कैसे हुआ करते थे, वो क्या चीज खाते थे, उनके व्यापार कैसे थे, शिक्षा कैसी थी, हर वो तमाम बातें हमें प्राचीन व्यक्तियों के बारे में पता लगानी है। आज की जनरेशन पहले की जनरेशन के बारे में पता लगाई तो हम उसे क्या कहेंगे, सभ्यता। वर्तमान से हम देखिए अपने की बात कर लें तो जैसे आज हम लोग चल रहे हैं तो हो सकता है कि आज हमारे साथ कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती कि पूरा कोटा सर तबाही में खत्म हो जाता है, हम लोग जाके जाए खत्म हो जाते हैं। तो आने वाली जो पीढ़ियां 2000 साल के बाद की होगी, कि आज 2022 चल रहा है, तो इमेजिन कीजिए कि 4022 ईस्वी का समय हो, तो 4022 ईस्वी यानी कि 2000 साल बाद के लोग हमारे बारे में पता लगाएंगे कि यार उस जमाने में तो लोग ऐसे कॉटन कपड़े पहनते थे, पैंट शर्ट में आते थे, कुछ ये भी दिखेंगे भाई फटी जिनसे भी पहन लेते थे, तो वो सारी देखेंगे। कोटा शिक्षा नगरी थी, उद्योग नगरी थी, धार्मिक नगरी थी, यहाँ ऐसी संस्थानें कोचिंग क्लासेस हुआ करती थी, ऐसी देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते थे, हिंदी भाषा बोला करते थे, तो वो सारी चीज लिखेंगे अपने। हम लोग ने भी ये लिखा, हम भी तो ये चीज लिख रहे हैं कि आज से जैसे कालीबंगा है तो 4000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, उनके परिवेश के बारे में, घर कैसे थे, वस्तुएं कैसी थी, खाते क्या थे, करते क्या थे, वो तमाम बातें हम लोगों ने भी पता लगा ली। तो आज के जनरेशन पहले की जनरेशन के विषय में जानकारी जुटा रही है और वही हमारे लिए क्या कहलाएगी, सभ्यता के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आपके सामने जो सभ्यता चल रही ना, ये देखिए कितनी पुरानी है। हम यहाँ पर इस सभ्यता का जो कालक्रम नोट करते हैं ना साथियों, तो 2350 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 2300 लिखना नहीं अभी, 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का कालक्रम चलता है। अब इस प्रश्न से देखो आशय क्या है, जब भी ये आरबीएससी के अनुसार, एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं, एनसीईआरटी क्या पूछ रही है वो मैं बता देता हूं। एनसीईआरटी पूछ लेती है कि कालीबंगा सभ्यता आज से कुल कितने, यानी वर्तमान से कितने वर्ष प्राचीन है। तब उस समय आप क्या कैलकुलेशन करेंगे, देखिए ये जो 2350 ईसा पूर्व हमने यहां पर समय नोट किया है, तो इसका अर्थ देखेंगे 2350 ईसा पूर्व से आशय क्या है कि ईसा का जन्म हुआ और ईसा का जन्म से हमारा ईसवी शुरू हो गया, और ईसा के जन्म से लेकर के आज हम लिखते हैं कि 2022 ईस्वी। तो 2022 ईस्वी अंग्रेजी कैलेंडर ही, अपना तो विक्रम संवत चलता है, तो ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम देख रहे हैं यहां पर, तो ईसवी ईसा पूर्व का माना जाता है। तो ईसा का जन्म हुआ 1 साल था, यानी जन्म से लेकर के आज वर्तमान में कितने साल होगी, 2022। हम ये कह सकते हैं ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हुए, 2022 साल हो गए। अब ईसा के पूर्व मतलब ईसा जन्म के पहले की बात, तो ईसा मसीह के जन्म के भी कितने साल पहले, 2350। तो ये देखिए ईसा के जन्म के तो 2350 साल पहले, और ईसा के बाद के आज वर्तमान के कितने, 2022। और अगर एनसीईआरटी की तकनीक से क्वेश्चन बन रहा है तो ये बनेगा कालीबंगा सभ्यता वर्तमान से कुल कितने वर्ष प्राचीन है, तो दोनों को जोड़ देंगे, वर्तमान से कनेक्ट करा तो कितने होंगे, 4372 साल पुरानी सभ्यता है। अर्थात हम ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि जो सभ्यता स्थल हम खोजने और खोदने जा रहे हैं ये लगभग आज से 4372 साल पहले का है। तो 4500 साल पहले के लोग कैसे जीवन जीते थे, वही चीज हमें यहां से पता लगानी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। बेसिक चीजों को हम पहले पॉइंटों में नोट कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे खुदाई करने के लिए। पहले तो जानकारी सामान्य जुटाएंगे हम लोग, चलो साथ में लिखते भी चलेंगे, एक एक पॉइंटों को समझते भी चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप नोट करिए, खोज का। पहला प्रश्न देखिए आपसे पूछ लिया जाता है, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई है। कालीबंगा सभ्यता की खोज, और खोज का साल पूछेगा। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज साल नोट करेंगे 1952-1953। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1952-1953। ठीक है, पहली प्रायोरिटी 52 की, विकल्प नहीं हो तो 53 का चुनाव करेंगे। वैसे तो आमतौर पर जब क्वेश्चन दिया जाएगा उस समय आपको 52-53 जोड़ी से मिलेगा, तो प्रायोरिटी आपकी यही रहेगी, चाहे विकल्प को छोड़ सकते हो आप, बोनस हम ले सकते हैं उसका। नेक्स्ट फिर लिखेंगे आप खोजकर्ता। कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, बताइए। हाँ बिल्कुल राइट आंसर देखिए आप सभी का, अमलानंद घोष।
प्रश्न बिल्कुल बराबर से चलते रहने चाहिए। आप अपनी जुबान पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, कतई बराबर बिल्कुल प्रश्न पूछते चलिए। मैं भी आपको बताता चलूंगा, मैं भी प्रश्न पूछूंगा, उत्तर बरकरार होने चाहिए। हम डाटा तुरंत खींचेंगे। पढ़ने का घर जाके रटने का नाटक खत्म, सारा इधर ही करना है। पढ़ना भी, सुनना भी, समझना भी, याद करना भी, सब इधर ही है। शाम को तो रात में बैठ के फ्री होकर प्रैक्टिस। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, देखिए एग्जाम में अम्लान घोष ना दे करके आपको शॉर्ट में नाम दे देगा वो ए घोष, ए के तो नहीं, ए घोष। अमलानंद घोष नहीं आया तो फिर आप क्या लगा सकते हैं, ए घोष। ठीक है, शॉर्ट में नाम आ जाते हैं। फिर देखेंगे आप, इस सभ्यता का उत्खनन करता, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई का कार्य किसने किया, बताइए। बीके थापर और बीवी लाल। तो पहले कौन करेगा, नहीं, बीवी लाल। सबसे पहले तो बीवी है ना भाई, सब बाद में और तो लिखो। तो ब्रजवासी लाल, अभी 1 महीना 1.5 महीना हुआ मरे हुए इनको, 10 सितंबर 2022 को देहांत हो गया। ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल को शॉर्टकट में आप बीवी लाल पढ़ सकते हो। बीवी भी नहीं आए तो बीबी भी आ जाता है। और बीवी ने खुदाई का कार्य कब किया, 1961 में किया है। ठीक है, दोनों याद होने चाहिए। शॉर्ट में पूरा नाम दोनों याद, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे बीवी लाल बी के था पर निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है, तब उस समय 4 सभ्यता दी जाएगी और संबंधित पूछ रहा है तो कालीबंगा लगाएंगे आप। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरी बार यहां पर खुदाई का कार्य किया था बाल कृष्ण थापर ने, बाल कृष्ण थापर ने। और बाल कृष्ण थापर को हम शॉर्टकट में कहेंगे बी के थापर। और बी के थापर ने खुदाई का कार्य 1969 में किया है। तो 1969 के भीतर तो थापर महोदय और 1961 में आपका बीवी लाल है। 2 व्यक्ति हैं यहां पर उत्खनन का कार्य करने वाले। अच्छा, कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, बिल्कुल घग्गर नदी, जिसे हम राजस्थान का शोक, घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। ठीक है, घग्गर नदी को हम राजस्थान का शोक कहते हैं। आप जब पढ़ते हैं ज्योग्राफी के भीतर तो नदियों की 3 श्रृंखला पढ़ लेते हो, अरब सागर वाली, बंगाल खाड़ी वाली और आंतरिक प्रवाह वाली। आंतरिक प्रवाह की सबसे मेन इंपोर्टेंट नदी आपकी कौन सी साथियों, तो घग्गर, हनुमानगढ़ जिले में है। बाकी आपको लोकेशन पूरी पता ही, हिमाचल प्रदेश के कालकाशनी के शिवालिक पर्वत से निकलती है, राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बे से प्रवेश कर जाती है। बाकी हनुमानगढ़ के बटने विलुप्त हो जाती है, बरसात अच्छी आती है तो गंगानगर सूरजगढ़ तक आ जाती है, बाढ़ आ गई तो पाकिस्तान के फोटोबाज चल जाएगी, बस खत्म, इतनी सी नदी। तो ये जो घग्गर नदी देखो डिपेंड किस पर है, तो बरसात के ऊपर है। पानी बढ़िया आया, बरसात अच्छी है तो नदी में पानी है, और पानी है तो जीवन है, नहीं है तो पलायन करेंगे हम लोग। स्वाभाविक सी बात है, आज हम लोग भी निवास करें तो चंबल किनारे हैं हम लोगों के, आज गांव भी बसे तो गांव में कोई ना कोई बावड़ी, कोई ना कोई तालाब है, तभी तो हम लोग रह रहे हैं। नहीं होगी व्यवस्था पानी की तो पलायन करेंगे हम लोग, और जगह जाएंगे। पानी के बिना कुछ, सब कुछ उससे ही पानी से होता है, पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं। पानी से ही खेती होनी, पानी से घर बनना है, पानी से उत्पादन होगा, पानी से खा सकते हैं, मतलब सारी चीज पानी के अकॉर्डिंग चलेगी, पानी नहीं तो खेल खत्म। इसलिए नदी का होना बड़ा अनिवार्य है। हर सभ्यता, हर नगर, वर्तमान का हो, पहले का हो, कोई का भी हो, नदी या पानी के स्थान पर ही बसेगा। उजाड़ जगह पर कौन रहेगा। पश्चिम क्षेत्र में आप देख लो, राजस्थान में दूर दूर तक नजर नहीं आते। वहां जिला कौन सा है, तो हनुमानगढ़। तो कालीबंगा सभ्यता हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। फिर आप लिखेंगे सभ्यता का कालक्रम कितना है। अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, 2350 ईसा पूर्व से इसका कालक्रम शुरू होता है और इसका कालक्रम 1750 ईसा पूर्व में समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 2350 ईसा पूर्व में सभ्यता हमारे अस्तित्व में आई और 1750 तक यहाँ पर लोगों का जीवन था। टोटल 600 सालों तक लोग यहाँ पर रहे, उसके बाद ये सभ्यता नष्ट हो गई। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा, काली रंग की चूड़ियां, तो काली चूड़ियां। ठीक है, चूड़ी को पंजाबी भाषा में बंगा कहा जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, काली बंगा। क्योंकि यहाँ पर खुदाई में देखो, ये पंजाब के मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, हनुमानगढ़ जिले के जस्ट उत्तर में पंजाब आ गया, तो पंजाब के मजदूरों को यहाँ पर अवशेष में काले रंग की चूड़ी मिल गई, तो पंजाबी भाषा में चूड़ी को बंगा कहते, रंग उसका काला है, तो उन्होंने कह दिया अपनी भाषा में, कालिया बंगा मिली, तो बस नाम दर दिया गवर्नमेंट ने इसका काली बंगा, और कोई विशेष बात नहीं है। तो अवशेष यहाँ से कालीबंगा यानी कि काले रंग की चूड़ी मिला, इसलिए हम इसे कालीबंगा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। फिर लिखेंगे हम इस सभ्यता के उपनाम, कालीबंगा सभ्यता के आप लिखेंगे उपनाम, यानी कि इस नाम के अतिरिक्त भी कौन कौन से नामों से इसे संबोधित किया जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता के आप लिखेंगे उपनाम।
देखो इसको एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। पहला पॉइंट देखिए, कालीबंगा सभ्यता में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1952 1900। अच्छा, खोजकर्ता कौन था? खुदाई का कार्य सर्वप्रथम कब हुआ? पहली बार खुदाई कब हुई? किसके निर्देशन में हुई? बीवी लाल। सेकंड टाइम पर कब हुई? किसके निर्देशन में हुई? अच्छा, किस नदी के किनारे है? किस जिले में है? कालक्रम कितना है? 2350 से 1750। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चलिए, वेरी गुड। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नहीं, देखो क्या होता है, जैसे मैं भी जमीन पे चल रहा हूँ, सपोज करिए उदाहरण के तौर पे आप देखो, मैं जमीन पर चल रहा हूँ, मुझे जाना है कि यार मैं उधर जा रहा हूँ कचौरी खाने के लिए बाजार में, और जाते जाते मुझे रास्ते में यहाँ से निकलते मुझे ठोकर लगी, मान लो मैं गिरा। मैंने सोचा कि यार मैं भला मानुस हूं तो ये सोचूंगा इस पत्थर को या कोई चीज है तो हटा दूं ताकि दूसरा ना गिरे। बाकी दो चार कर्म ठोक भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसकी आत्मा को जब भी शांति मिलती है कि मैं गिरा हूं तो साला इधर ही बैठूंगा, चार आदमी को और गिरने दे, तब मन के कलेजे को ठंडक मिलेगी मुझे, फिर हटाऊंगा इसको। तो अपन उस बिरादरी के नहीं, अपन ये सोचेंगे यार हटा दे, यार मैं गिरा जो काफी, कोई बड़ा बुजुर्ग गिर गया मर गया करेगा तो कलेश हो जाएगा बड़े के। हम हो सकते हैं कि उसको वहां से निकाल लें, उसको निकाल के हम साइड में पटके, सपोज करिए कि वहां से मैंने खोदा तो कुर्सी मिली। अब मेरे दिमाग में खुरापात चलेगी, इधर कुर्सी मिली, मैंने कुर्सी को हटाया तो हो सकता है बगले में मुड्डा मिल गया, तो दिमाग में खुरापात चलना स्वाभाविक है। मैं सोचूंगा यार इधर मिल क्या रहा है, इधर हो सकता है गड़ो मिल जाओ एक तो धन को, और खोदे, और खोदते खोदते फिर सारे मिले, कैमरा मिला, बोर्ड मिला, बोतल मिली, डेस्क मिला, कंप्यूटर मिला, माइक मिले, पूरे खिड़की दरवाजे सब मिले। मैंने क्या हो क्या रहा है इधर यार। मैंने अपनी बात को विराम दिया, सीधे प्रातः विभाग कलकत्ता में कॉन्टेक्ट किया, भाई लोगों मुझे इधर बसंत बिहार इलाके में दादाबाड़ी क्षेत्र में कुछ मिल रहा है इधर के, तो वहां से एरिया को कवर कर लेंगे, बिल्कुल सीज कर देंगे कि खोदो इसको। तब वो खुदाई का कार्य करेंगे, फिर छाटेंगे इसमें से कि अच्छा यहाँ पर ऐसी संस्था भी हुआ करती है, यहाँ पर लोग में कंपटीशन की तैयारी करवाते थे, यहाँ पर हिंदी भाषा में बोला करते थे, बाकी कपड़े पहना करते थे, मुड्डे पर बैठते थे, कुर्सी पर बैठ जाते थे, कंप्यूटर एक सिस्टम होता था, सबकी जेबों में मोबाइल धरे होते थे, तो वो सारी चीज लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर हुआ है। इन लोगों ने क्या करा, सिर्फ इसने तो बेचारे ने यहाँ पर देखा कि यहाँ कुछ है लेकिन खोदा नहीं, कांटेक्ट किया, फिर भारतीय पुरातत्व विभाग कलकत्ता ने यहाँ पर 1961 में जाकर के बंदे भेजे कि इस एरिया को सीज करो और ढंग से खुदाई करो, और क्या क्या मिलता है देखिए टटोलो इसमें। खुदाई करते गए करते गए करते गए, अवशेषों के ढेर लग गए, एरिया इतना बड़ा हो गया इसका, बहुत बड़ा, कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी मान लिया, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सभ्यताओं में शुमार अपनी भारत वाली जो सभ्यता है सिंधु घाटी, जिसका एरिया टोटल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर आता है, यानी मध्य प्रदेश 3 कर दो, इतने बड़े में सिंधु घाटी सभ्यता है। अफगानिस्तान से लेकर के महाराष्ट्र तक उधर अपने मध्य प्रदेश तक चलती है, तो इतनी विशालतम सभ्यता में तीसरी राजधानी आती है आपकी कालीबंगा। एक ये भी हमारे सिलेबस में कालीबंगा, और इसको भी हम सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी बोलते हैं, पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी हमारी कालीबंगा। तो यहां पर तो अमलानंद को सिर्फ अवशेष थोड़ा सा दिखा कि आप कुछ है, लेकिन हमने खोदा नहीं, हमने तो सीधे जाकर इनको खबर की, फिर उन्होंने बंदे भेजे तो उन्होंने खुदाई का काम किया। हम कितना खोद लेंगे यार, वो अधिकारी आदमी तो उनका तो काम ही, वो तो बड़ी आराम से छेनी हथौड़े लेके धीरे 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 बरसों तक खोदते हो। आप देखना कभी भी यूट्यूब वगैरह पे आपको बता देंगे कोई सभ्यता स्थल की खुदाई कैसे होती है, वो बड़ी आराम से जरा जरा से ब्रूस ले लेकर के मिट्टी हटाते हैं, अपने तरह थोड़ी रह के लिए जैसी भी चला दी, फोड़ दिया, जो अवशेष मिलेंगे तो नष्ट हो जाएंगे ऐसे तो। ठीक है, चलिए, तो खोज ये 52-53 में खोजकर्ता वगैरह सारे हो गए। शाब्दिक अर्थ आपका क्या हुआ इसमें, काले रंग की चूड़ियां। चलिए, उपनामों को लिखेंगे आप, अगले पेज पर आइए। इस सभ्यता के उपनाम कौन कौन से हैं? चलिए, पहला नाम लिखेंगे आप, इसे हम कह सकते हैं सरस्वती सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता का एक नाम है, देखो सरस्वती सभ्यता। क्यों कहते हैं हम सरस्वती? देखो, कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे मिली है, और घग्गर नदी को प्राचीन काल में, वैदिक काल में सरस्वती नदी के नाम से भी हम जानते थे, तो नदी घग्गर का नाम सरस्वती भी है, इसलिए सभ्यता के नाम हमने क्या रख दिया, सरस्वती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाइए। दूसरा नाम देखो क्या है, घग्गर नदी को हम राजस्थान का शोक कहते हैं, और इसीलिए हम इस नदी को कहते हैं मृत नदी। तो जब नदी हमारी मृत है तो सभ्यता भी तो मृती है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, मृत नदी सभ्यता। तो घग्गर नदी को हम सरस्वती कह रहे हैं, इसलिए सभ्यता भी सरस्वती। घग्गर नदी को मृत नदी कह सकते हैं, इसलिए यह भी मृत नदी सभ्यता। और आप एक नाम पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी के भी तरह अध्ययन करेंगे चीज का, तो घग्गर नदी को दृष्टद्वती सभ्यता भी, दृष्टवती भी कहा जाता है, इसलिए इस सभ्यता का नाम हमने क्या रखा, दृष्टद्वती सभ्यता। द्वती, हाँ बिल्कुल, आप वती भी पढ़ते हो तो उसे वती नहीं करना, द्वती करना है, यही होता है शोक। दृष्ट द्वती का भी मतलब शोक है, और मृत का भी मतलब शोक ही होता है, ये दोनों का एक अर्थ होता है शोक।
फिर नेक्स्ट देखो, संस्कृत साहित्य में ऐसा लिखा है कि कालीबंगा सभ्यता एक बहुधान्य सभ्यता है। वजह, क्योंकि यहाँ के लोगों को धान की खेती की जानकारी है। गेहूं, जौ, चना, सरसों ये खेती करना जानते हैं, और जिनको धान की जानकारी है उससे बड़ा धनी दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। इस सभ्यता को कहा गया है दीनहीन सभ्यता। इस सभ्यता को हम क्या कहेंगे साथियों? तो दीनहीन सभ्यता। और दीनहीन सभ्यता का मतलब होता है गरीब सभ्यता, क्योंकि यहाँ के लोगों के घर कच्ची ईंटों से बने हैं, और जिनके घर ही कच्ची ईंटों से बने तो क्या न्याल करेंगे कि? ऐसा बीके थापर बोलता है। नेक्स्ट लिखेंगे नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता, तो देखो यहां से हमें एक नगर के बसे होने की जानकारी मिली है, तो पूरा एक स्मार्ट शहर बसा है। हम लोगों की सिटी डेवलपमेंट नहीं जितनी लोगों की है, तो एक नगर देखेंगे अपन अभी कैसा बनाया है। उसके बाद आप लिखेंगे सेंधव सभ्यता। सेंधव सभ्यता, सेंधव सभ्यता से मतलब है यहाँ के लोगों की जो भाषा लिपि है वो सेंधव लिपि के हमें प्रमाण मिले, इसलिए हमें सभ्यता को सेंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, इसे हम क्या कहेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता से मतलब हो गया कि इस सभ्यता से हमें कांसे की धातु की जानकारी मिली, और कांसा मतलब होता है तांबा और जस्ता। जस्ता मतलब टिन, तो तांबा और टिन दोनों को मिला देंगे तो कांसा बन जाता है। ठीक है, तो यहां से हमें कांसे की धातु की जानकारी मिलती है, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहेंगे। सेंधव का मतलब लिपि है सेंधव, जैसे हम लिख रहे हैं ना ये सभ्यता, तो सेंधव लिपि क्या होती है? जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब हाँ उल्टी लिखी, जैसे उर्दू लिखते हैं ना, ठीक वैसी भाषा है। हम लोग तो लिखते हैं जैसे कालीबंगा लिखेंगे तो पहले काली लिखेंगे फिर बंगा लिखेंगे, ये लोग क्या करेंगे? उल्टा लिखते आएंगे, उधर से चलेंगे इधर से चलेंगे। इनका पेज उधर से शुरू होता है, हमारे इधर से शुरू होता है, और ये जो टेक्निक होती है ना ये हमारी सेंधव लिपि के भीतर आती है, इसलिए हम इसे सेंधव लिपि से जुड़े हुए अवशेष के कारण कह सकते हैं कि सेंधव सभ्यता, क्योंकि यहाँ से मिट्टी के बर्तन है, उन बर्तनों पर कुछ लिखा हुआ है जो अस्पष्ट है। ऐसी लिपि जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी वो सेंधव लिपि, लेकिन लिखने का क्रम जो है उसको सिंधु घाटी सभ्यता से कनेक्ट माना है, इसलिए सेंधव नाम दिया गया है। कैसे? गरीब होती है, नगरी मतलब स्मार्ट सिटी है। हाँ दोनों ही है ना, बस देखो नगर तो बसा है लेकिन घर कच्चे हैं। कच्चे मतलब ईंटों से बने घर, तो मिट्टी से बने होते तो घर ग्रामीण में हो जाते हैं। जैसे आर्य सभ्यता पढ़ते हो ना तो ग्रामीण सभ्यता, क्योंकि वहां के लोगों के घर मिट्टी से बने हैं। यहां पर घर कैसे बने? ईंटों से बने हैं। हाँ लेकिन ईंटें क्या कच्ची है, अभी अपन बसाएंगे पूरा घर बनाएंगे इधर। नेक्स्ट अगला लिखेंगे आप, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, कोष्टक में लिखना। ये किसने कहा? यह प्रश्न में आता है, तो कोष्टक में लिखना डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। कहां कहा है नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। इनकी किताब आती है द अर्ली डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान, उसके भीतर ऐसा लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो और तीसरी राजस्थान में कालीबंगा। ठीक है, चलो बी के था पढ़ने का है, ये संस्कृत साहित्य में कहा गया है। ये दशरथ शर्मा ने कहा, तीन चीज होगी देखो, ये तो है संस्कृत साहित्य के अनुसार, ये किसने कहा है? तो बी के थापर ने कहा। बस ये नगरी सभ्यता सेंधव लिपि है। सेंधव लिपि की जानकारी। ठीक है, ये कांसे की धातु है सी। चलो एक बार इसे दोबारा देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए कालीबंगा सभ्यता के अगर उपनाम से प्रश्न बन रहा है तो एक नाम तो अपन ने वो लिख लिया, 9 नाम ये हैं। पूछने वाला 10 तरीके से क्वेश्चन बना सकता है लेकिन उत्तर एक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कालीबंगा से आ रहा है तब भी आंसर वही है। सरस्वती सभ्यता से आए, मृत नदी से आए, दृष्टिद्योति से आए, तीनों जो शुरुआत के नाम है
वो किस बात का संकेत दे रहे हैं कि घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो दृष्टद्वती भी है, मृत नदी भी है और सरस्वती भी है। संस्कृत साहित्य के अनुसार इस सभ्यता का नाम बहुधान्य सभ्यता रखा गया है क्योंकि यहाँ के लोग धान की खेती से परिचित हैं और दुनिया में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा धन धान ही है। चाहे कितना भी आदमी टाटा बिरला हो, खाएगा तो गेहूं की रोटियां, काजू बादाम की खाएंगे, 2 दिन में 10 लग जाएंगे। तो धान से बड़ा धनी दुनिया में कोई नहीं, इससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है, चाहे किसी भी चीज में पैसा कमा लो आप लोग। इसलिए संस्कृत ऐसा बोलती है संस्कृत साहित्य में कि जिनको धान की खेती की जानकारी है तो ये लोग धनी थे। इनकी इस बात का खंडन कर दिया बीके थापर ने, और बीके थापर भाई ने जब खुदाई का कार्य किया तो कच्ची ईंटें और ईंटों से बने हुए घर मिले हैं। तो इसका मानना है जिनके घर ही कच्ची ईंटों के बने तो काय के धनी है, ये तो गरीब आदमी। इसलिए सभ्यता गरीब सभ्यता अर्थात दीनहीन सभ्यता है। नगरी सभ्यता पूरी स्मार्ट सिटी यहां पर बसी हुई थी, इसलिए इसे नगरी सभ्यता हम कहेंगे। सेंधव लिपि की जानकारी मिलती है तो सेंधव सभ्यता, कांसे की धातु की जानकारी मिली तो कांस्यकिन सभ्यता। डॉक्टर दत्त शर्मा ने अपनी पुस्तक द अर्ली डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान के भीतर लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। तो ये थे आपके उपनाम। अब हम चलते हैं सभ्यता स्थल की खुदाई की तरफ। तो चलिए खोदना शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए अवशेष। ये तो थी सामान्य जानकारी, और सामान्य जानकारी से अपने लेवल में प्रश्न पूछने के पूरे चांस हैं। खुदाई से आपके अवशेष अगर आते हैं तो देखिए क्या क्या अवशेष पूछ लेगा। मैनुअली पहले मैं आपको बता दूं, अतिरिक्त तो फिर अपन समझेंगे इसे क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं अपने लेवल में। सीईटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं 10+2 के अकॉर्डिंग। तो देखिए एक तो आता है हल से जुते हुए खेत के प्रमाण, एक कच्ची ईंटों से बने हुए घर, साथ में आती लकड़ी से निर्मित नालियां, गेहूं जौ चना सरसों की खेती की जानकारी, मस्तिष्क शल्य चिकित्सा की जानकारी और एक भूकंप के साथ से। ये 5 से 6 पॉइंट जो अपने लेवल से पूछेगा, इसके अतिरिक्त नहीं आते। हम पूरी खोद लेते हैं बाजाओ। देखो सबसे पहले आप एक लाइन नोट करो, उसके बाद में पूरा एक नगर बसा देता हूं। एक लाइन लिखो आप अवशेष में पहला, ठीक है। खुदाई से जो जो मिलेगा हम उसको लिखेंगे अब। तो एक लाइन नोट करनी, बाकी नहीं। लिखो कालीबंगा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता। कालीबंगा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता। कालीबंगा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन व्यवस्था है। कालीबंगा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन व्यवस्था है। नगर नियोजन व्यवस्था है, ठीक है। चलो अब इस पॉइंट को आधार बना करके हम 20 से 25 प्रश्नों को हल करेंगे। अब लिखना कुछ नहीं, सीधे इधर आ जाओ। देखो हमें यहां से पूरा एक शहर बसाना है और शहर की हम बात कर लेते हैं कि कैसा यहां पर इन लोगों ने अपना शहर डेवलप किया है। देखो इधर सपोज करिए कि पूरा जो व्हाइट बोर्ड है आपके सामने जो है, ये पूरा हनुमानगढ़ जिला है। ये पूरा व्हाइट बोर्ड, पूरी स्क्रीन जो आपकी क्या है, हनुमानगढ़ है। और यहां मान लीजिए कि आपका इस समय एक जिले का मुख्यालय, देखो यहां जिला मुख्यालय है। इस फोटो को समझ लेना, सारे प्रश्नों का हल आराम से निकल जाएगा, रटने की टेंशन खत्म हो जाएगी। जिला मुख्यालय हनुमानगढ़। देखिए इस सभ्यता के आपकी ये दिशाएं हैं, ये पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा, ठीक है। अब देखो 4 दिशा है। एक क्वेश्चन आप मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना, मैंने सामने आपके सामने सारे सिचुएशन रख दी। कालीबंगा सभ्यता जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से कौन सी दिशा में अवस्थित है? फिर दोबारा देख लो फोटो को, फिर देखो दक्षिण पश्चिम। भाई देखो यहां से हनुमानगढ़ का मुख्यालय, एक तो हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो यानी क्या हो गया दक्षिण, और एक इस दिशा में, ना कि उस दिशा में। तो जब ये दिशा होती तो पश्चिमी होती ना, दिशा उधर चलेगी तो पूर्व होगी, इधर चलेंगे तो पश्चिम आएगी। तो यही तो प्रश्न है आपका। ऐसे प्रश्न पूछता है क्योंकि आपका एग्जाम कोई आरपीएससी नहीं करवा रही। समझ में आया? नहीं आया? देखो ये इस जगह क्या है, मुख्यालय। अब जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से ये जो सभ्यता का पूरा एक एरिया है कौन सी दिशा में अवस्थित है? जब जिला मुख्यालय यहां है तो आप एक तो नीचे उतर रहे हो तो दक्षिण है, और फिर इस दिशा में है। अगर ये फोटो इधर की जगह इधर होता तो आप क्या लिखते? पूर्व। ये दिशा तो पूर्व की होती ना, इधर वाली तो पश्चिम की है। तो भाई इधर वाला एरिया आपका पश्चिम का है, तो एक तो नीचे की तरफ है तो दक्षिण दिशा, और पश्चिम की तरफ है तो पश्चिम दिशा। तो ये तो उधर बसा है ना, तो वही तो पूछ रहे हैं कैसे होगा पूर्व में। ये इधर होता है, ये इसकी पूर्व दिशा है,
ये इसके पूर्व है, ये इसका पश्चिम है, ये इसका उत्तर है और इसका दक्षिण है। आप देखो इधर, तो जब इसके पश्चिम में तो ये आएगा ना, नहीं आ रहा भाई, इसका पूर्व पश्चिम क्या है, ये पूर्व ये पश्चिम, वैसे इसका देखो, ये इसका पूर्व ये इसका पश्चिम हो गया, तो इस दिशा में आ रहा है ना कि उस दिशा में जा रहा है। तो जब दिशा ये है तो पश्चिम, और दक्षिण की तरफ आ रहा है तो दक्षिण पश्चिम। अधीनस्थ बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ IQ चेक करेगा अपना, रटा हुआ कुछ नहीं पूछता। वो गए जमाने हल से जुते हुए खेत के प्रमाण, वो कई बार आ चुके अब। तो ऐसे प्रश्न अब तो क्वेश्चन पूछ लेता है खेत को कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में जोता गया है। अब बताओ क्या आंसर, खेत कौन सी दिशा में मिले हैं, ये पूरा एरिया है तो इधर मिला खेत, इधर मिला, इधर मिला, इधर मिला, कौन सी दिशा में खेत है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अधीनस्थ बोर्ड की लैंग्वेज ऐसी आती है, RPSC RBSC की लैंग्वेज अलग चलती है, तो हमें इसी तर्ज पर देखना है। देखो अब जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से हमारा जो सभ्यता स्थल है, ये पूरी बाउंड्री आपकी जो खिंच गई ना, कॉलोनी अपार्टमेंट, ये है कालीबंगा, पूरे हनुमानगढ़ जिले पे हमें ध्यान नहीं देना इस समय। अब हम कर लेते हैं, देखो खुदाई दक्षिण पश्चिम दिशा में पूरा सभ्यता स्थल है। अब हमने जब खुदाई का कार्य यहां पर शुरू किया तो ये एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य कौन सी दिशा में किया गया था। मतलब हमने सबसे पहले फावड़ा इधर चलाया, इधर चलाया, इधर चलाया, इधर चलाया, किधर चलाया, कौन सी दिशा में चलाया, ये क्वेश्चन है। रटने वाली चीजें कम आने लगी अब, देखो हाँ बिल्कुल सही चल रहे हो, ये वाला ही आंसर ही आएगा। हमने सबसे पहले फावड़ा इस दिशा में चलाया, दक्षिण पश्चिम, यानी कि इस कॉलोनी में, इस एरिया में हमने सबसे पहले खुदाई का कार्य शुरू किया। पॉइंट को समझते चलना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। दक्षिण पश्चिम दिशा, ये तो आप समझ लेना पहले तो कि पूरी बाउंड्री के अंदर अपन कालीबंगा सभ्यता को देख रहे हैं। ये पूरी व्हाइट स्क्रीन जो आपकी हनुमानगढ़ जिला है, ठीक है। अब देखो जरा, ये हमने इलाके की खुदाई की, और इलाके किस खुदाई से हमें मिला, यहां पर मिट्टी का बना हुआ एक टीला, और इस टीले पर बना हुआ है मिट्टी का कीला। तो टीला और कीला ये दो चीज हमें मिली कहां से, दक्षिण पश्चिम दिशा से। अब एक चीज समझिए, यहां से हमें जो दुर्ग मिला है, अब इस दुर्ग से प्रश्न क्या बनता है, जैसे क्या पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास और कल्चर के भीतर के राजस्थान में सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है, बताओ भाई साथियों, हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग। बिल्कुल ऐतिहासिक दृष्टि से तो आपका सही उत्तर है। प्राग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले कालक्रम लिखा था, 2350 ईसा पूर्व की सभ्यता है, यानी कि 4372 साल पहले का जीवन है। और हनुमानगढ़ का बटनेर का किला आपका 285 ईस्वी में तो बनना शुरू हुआ और 3 सालों के भीतर बनके तैयार हो गया, तो तीसरी शताब्दी का किला है बटनेर। तो यहां पर तो हम ये 2350 ईसा पूर्व वाले किले की जानकारी मिल गई। तो एक क्वेश्चन सबसे बड़ा मेजर बनता है, यहां से लॉजिकली क्वेश्चन पूछ रहे हम सारे कि राजस्थान में दुर्ग निर्माण की सबसे प्राचीनतम जानकारी किस सभ्यता स्थल से मिलती, तो यही है वो, क्योंकि जहां से हमें 4372 साल पहले के लोगों का बना हुआ एक किला भी मिला है, और इससे पुराना कोई किला नहीं। इतिहास की दृष्टि से पढ़ते हो आप तब तो बटनेर लगाएंगे, प्राग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पूछ लेता है वो, तब आप फिर कालीबंगा सभ्यता लगाएंगे। यानी कि किला तो आपको 3 सभ्यताओं से मिलेगा, कालीबंगा से भी मिलेगा, बालाथल से भी मिलेगा और आड़ से भी मिलेगा, लेकिन वो इनके बाद की सभ्यता है। तो एक मेजर फैक्ट क्या बनेगा, राजस्थान में दुर्ग निर्माण की सबसे प्राचीनतम जानकारी, राजस्थान में दुर्ग निर्माण की सबसे प्राचीन जानकारी कहां से हमें मिली है, तो वो कालीबंगा है साथी। अब गवर्नमेंट ने इस किले को भी एक नाम दिया है, तो इस किले का भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने नाम रखा है माउंट एबी, सिर्फ एक याददाश्त रखने के लिए। यानी कि इस किले को जैसे हम बटनेर दुर्ग चित्तौड़गढ़ ऐसे कह देते हैं, वैसे गवर्नमेंट ने इसको नाम क्या दिया, माउंट एबी। आगे बढ़ो, ये जो दिशा है हमारा, जो 12 जुलाई 1994 को 31वां जिला गठित हो रहा है हनुमानगढ़, तो जिलों का बंटवारा होगा जब तो जिला गठित होगा। अब यहां पर जो क्या हुआ कि ये पहले जो एक हुआ करता था, 2 भागों में बांट दिया। ये इलाका जो था ये वर्तमान में आपका हनुमानगढ़ में नहीं है, ये तो वर्तमान में आपका चला गया एक गांव में सोथी, और सोती कहां है आपका, तो बीकानेर में है। तो सोती नाम का एक कस्बा है जो साथियों कहां पड़ता है, बीकानेर जिले में। तो प्रश्न देखो कितना बढ़िया बन रहा है, जिलों का बंटवारा हुआ, और ये जो सबसे पहले हमने खोदा और खोजा था ना, ये 2 चीजें हमारी हनुमानगढ़ में नहीं रही। अब ये कहां चली गई, सोती गांव बीकानेर में। तो प्रश्न क्या बनेगा, जैसे कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में, तो हनुमानगढ़। लेकिन एक और बात समझना, हमने प्रथम उत्खनन का कार्य यहीं पर किया था, और ये कहां आ गया, सोथी बीकानेर में। तो इसी सोथी बीकानेर को हम क्या कहेंगे, कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहेंगे, क्योंकि प्रथम बार उत्खनन कार्य तो यहीं पर हुआ था। तो ये आपका डिफरेंट एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कालीबंगा प्रथम सभ्यता तो सोथी बीकानेर, और कालीबंगा सभ्यता तो हनुमानगढ़। जैसा प्रश्न पूछे आराम से प्रश्न को पढ़ना है, पेपर कोई हार्ड नहीं होता, कोई भगवान उसको डिसाइड नहीं करता, करने वाले भी अपन जैसे आदमी हैं। बस वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रहा है,
हम उसको पढ़ने पर ध्यान नहीं देते, उस पर लॉजिक होता है। प्रश्न को आराम से पढ़ेंगे ना तो आप हर प्रश्न का आसानी से निकाल देते हैं, लेकिन जल्दबाजी रहती है हमारे, तो दिमाग में कुतर चल रही ना अपने, फटाफट से जल्दी से करो, जल्दी लगाओ। अरे टाइम को पहले मैनेज करके चलो ना यार, 15 मिनट पहले पेपर कंप्लीट करके बैठना है। ऐसी टेक्निक अपने अंदर भीतर ले आओ, प्रैक्टिस 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 करके बैठ जाओ कि जो हमारा तय समय उससे 15 मिनट पहले मैं पूरा पेपर करके बैठ जाऊंगा। उसके बाद अब खेल दिमाग का है, अब जो शेष मेरे को लगाने हैं वो तुक्के के ऊपर आ गए और सही जाए, ऐसे क्वेश्चन कॉल करना है तो अब माइंड को पूरा चौराया बना दो, खोल दो चारों दिशाओं में, फिर लगाओ आप तुक्के, चारों विकल्प पढ़ो, खंडन कर दो, साले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दो ना, कैसे आंसर नहीं आएगा। 10 तुक्के लगाओगे, पास तो राइट जाएंगे, गारंटी मेरी 100%। आप करके देख लेना मॉडल पेपर में, आप ये बिल्कुल फैक्ट बात है। मैं तो फिर भी 7-8 कर लेता हूं, आप 5 तो करोगे इससे बेसिकली, इतने तो ही से अपन लोग। देखो तो यहां से आपकी क्वेश्चन बन रही है, क्वेश्चन क्या क्या बने, राजस्थान में दुर्ग निर्माण की सबसे प्राचीनतम जानकारी कहां से मिली, कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राप्त दुर्ग को नाम क्या दिया गया, दुर्ग, यानी किला और टीला कौन सी दिशा से मिला, वर्तमान में यह दुर्ग कौन से कस्बे में है, सोते बीकानेर में। अतः कालीबंगा प्रथम सभ्यता किसे कहा गया, बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहां से चलेंगे सीधे 150 मीटर की दूरी पर, कालीबंगा सभ्यता से 150 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं और यहां से हमें मिले प्रजा के छोटे छोटे आवास, प्रजा के रहने के जो घर हमें यहां से प्राप्त होते हैं वो यहीं से मिले हैं। अब देखिए इन घरों को हम खोलें, जगह इधर छोटी, इधर आओ, देखो यहां हम देख लेते हैं तो ये इस प्रकार के यहां पर आपको 4-4 मकान मिलेंगे, 4 के अलावा 5 मकान नहीं मिलेगा, ये इसकी पॉलिसी है। ये फिर बी ब्लॉक में आओगे तो फिर आपको 4 मकान मिलेंगे। इसका अर्थ क्या है, अब देखो पद्धतियां देखनी हमें यहां से 3 पद्धतियों की विशेष करके जानकारी मिली है। एक तो देखो यहां से हमें मिली है चौपड़ पद्धति की जानकारी। चौपड़ पद्धति का मतलब होता है वर्ग पद्धति। एक हमें यहां से पद्धति मिली है कौन सी, समकोण पद्धति। अभी समझ लेंगे क्या है समकोण पद्धति। और एक पद्धति आपकी है यहां पे ऑक्सफोर्ड सर्कल पद्धति। ऑक्सफोर्ड सर्कल पद्धति, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो देखिए चौपड़ पद्धति का क्या खेलेंगे। यहां के जो घर बने हैं, शहर बसा हुआ है वो सिर्फ चौपड़ पर है। चौपड़ मतलब वर्गाकार, शहर भी वर्गाकार, घर भी वर्गाकार, खेत भी वर्गाकार, हर चीज वर्गाकार में ही है। राजस्थान का वर्तमान का एकमात्र ऐसा शहर जो कालीबंगा सभ्यता की तकनीक पर बसा है वो जयपुर है साथी। और हिंदुस्तान में 2 ही शहर हैं, चंडीगढ़ और जयपुर, जो इस टेक्निक पर बसे, चौपड़ पद्धति पर, यानी कि वर्गाकार बसाए गए हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने वर्गाकार घर बनेंगे और एक ब्लॉक में सिर्फ आप 4 ही मकान देखेंगे, 1 2 3 4, फिर 5 मकान के लिए आप वापस जाएंगे तो फिर आपको अगले पर जाना है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और एक 4, तो 4-4 मकान आपको एक एक ब्लॉक मिलेंगे। 5वें मकान के लिए आप दूसरे ब्लॉक में, 9वें मकान के लिए आप सी ब्लॉक में, 13वें मकान के लिए आप डी ब्लॉक में जाएंगे। एक ब्लॉक में 4 मकान है। सिस्टम देखो कितना सॉलिड इन लोगों का। ये जो घर बना है, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी सड़कें हैं, इधर से आप घुमाओगे तो ये सड़कें हैं। ये जो घर वर्गाकार बने हैं, इस वर्गाकार को हम क्या कहेंगे, चौपड़ पद्धति। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि यहां पर घर या पूरे शहर का निर्माण कौन सी पद्धति पर हुआ है, तो आगे बढ़िए। ये सड़कें हम देखिए, यहां से बंदा चलेगा तो ये बंदा इधर से इधर घूमेगा तो ये 90 डिग्री के कोण पर घूमा, इधर से चला इधर की तरफ तो 90 डिग्री के कोण पर है। यहां से इधर घुमाएंगे तो 90 डिग्री, इधर से इधर घुमाओ तो 90, इधर से इधर, कोई सा भी शख्स कहीं भी घूम जाए वो 90 डिग्री पर चलेगा। जो 90 डिग्री पर क्या बनाई गई इन्होंने, सड़कें। और इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे कि सड़क का निर्माण कौन सी पद्धति पर हुआ है। अब ऑक्सफोर्ड सर्कल पद्धति क्या होती है, देखो देखो ये आपके सड़क जा रही, यहां से इधर घूमे 90 डिग्री। अब इधर से हम इस सड़क को इधर घुमा देते हैं, ये इधर की तरफ घूम रही, दूसरी कॉलोनी आएगी, तो यहां से चले तो 90 डिग्री, यहां से यहां आए तो कितना 180 डिग्री। ये 180 डिग्री पर क्या हो गया, दोराहा। अब अगर यहां से इधर घूम जाते तीसरा तो ये तिराहा 270 डिग्री पर होता, और अगर इसको पूरा ही घुमा दे तो 360 डिग्री पर चौराहा बन जाता। तो यहाँ चौराहा नहीं मिला, यहाँ तो दोराहा मिला है। और जो दोराहा होता है ना, जिस सड़क का निर्माण 180 डिग्री पर किया गया है वो ऑक्सफोर्ड सर्कल पद्धति होती है। और 2 सड़कों का मिलान जहां होगा वो दोराहा, तो 180 डिग्री पर सड़क का निर्माण हुआ, इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑक्सफोर्ड सर्कल पद्धति पर सड़क का निर्माण हुआ है। घरों की तरफ चलते हैं अपन। देखो जरा, ये सड़क यहां से घूमी 90 डिग्री पर, जब सड़क 90 डिग्री पर कोई सी भी कहीं घूमी तो कितना है 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, समकोण पद्धति पर सड़क का निर्माण। यहां से दूसरी कॉलोनी की सड़क चल रही तो 90 तो इसका और 90 इसका दोनों जुड़ेंगे ना, सड़क जुड़ी हुई, दोराहा जो होता है, तो 90 और 90 कितना 180 डिग्री। और 180 डिग्री पर जो दोराहा बनता है उस दोराहे को हम क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कल। अगर ये 360 हो जाता चौराहा
तो फिर ऑक्सफोर्ड नहीं होता, केवल वो सर्कल होता। और सर्कल मतलब 360 डिग्री पर बनता है, 180 डिग्री पर नहीं बनता। 180 पे तो ऑक्सफोर्ड ही बनेगा, वो दोराहा कहलाएगा। ठीक है, दोराहों का समूह और कुछ नहीं। घरों में चलते हैं बाप। ये जो घर है आपके, देखो घर का निर्माण किससे किया गया है? तो घर बना है आपका कच्ची ईंट से। और घर के निर्माण में ईंटें जो कौन सी ली गई है? कच्ची। एक ईंट की साइज पूछ लेता है कि घर की जो दीवार है उसमें जो ईंट लग रही है, पर्टिकुलर एक ईंट की साइज पूछी जाए आपसे, तो एक ईंट की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई है 7.5 सेंटीमीटर। अब अगर अनुपात से क्वेश्चन पूछ लेता है तो 4:2:1। घर में जो मकान अपना बना हुआ है यहाँ का, तो उसकी दीवार लगी है और दीवार में जो ईंट लगी है, पर्टिकुलर एक ईंट की साइज, ये ईंट आपकी है तो इसकी लंबाई कितनी? 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी? 15 सेंटीमीटर, ईंट की मोटाई लेंथ कितनी है? तो 7.5 सेंटीमीटर। और अनुपात बना लीजिए तो 4:2:1 का रेशो है। घर के निर्माण में काम आने वाली ईंट का अनुपात है 4:2:1। आगे बढ़ो। घर के भीतर लगा हुआ है फर्श। घर का जो फर्श बना है ना, तो फर्श का निर्माण किया गया अलंकृत ईंट से। बिल्कुल टाइली मान लीजिए जैसे आप। और अलंकृत भी ईंट है। अलंकृत मतलब हो गया डिजाइनर ईंट। भाई आम साधारण अपनी तो ईंटें साधारण होती, लेकिन अपन लोग अपना फर्श बनाते तो कोटा स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स वगैरह कुछ भी लगा लेते हैं और एक शानदार अल्टीमेट यहाँ पर पेंटिंग डिजाइन तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। यहाँ तो ईंटें ही होगी, ईंटों पर कुछ डिजाइन बनाई जाएगी, साइज वही है, लेकिन ईंटें पक्की हैं। फर्श में तो ईंटें पक्की लगानी पड़ेगी, नहीं तो बारी भरकम आदमी पांव दर्द फूट जाए तो नुकसान अपना ही, बार बार थोड़ी चिपकाएंगे इनको। एक बार हमने पूरा फर्श बना दिया, ईंटों पर डिजाइन बनी, अब इसके बगल में फिर जुड़ती हुई आकृति को जोड़ेंगे, फिर उसके बगल में मिलती हुई आकृति को, ऐसा ईंटों के साथ ईंटें जोड़ के एक शानदार डिजाइन तैयार हमने कर दी। तो अलंकृत ईंट से बना है फर्श। दरवाजे की तरफ चलो। घरों के दरवाजे आमतौर पर देखो हम लोग होते हैं हमारे आगे की तरफ, और आगे होने के पीछे वजह क्या होती है? ये जो मेन रोड है ना, कभी कभी मेन रोड की साइज पूछ लेता है वो कि कालीबंगा सभ्यता के मुख्य सड़क मार्ग की चौड़ाई कितनी है। तो मेन रोड था आपका 15 से 20 फीट का, जबकि ये जो छोटी गलियां आपको नजर आ रही है ये 3 से 5 फीट की है बस। अब हम लोग अपने घर होते तो अपन ये सोचते कि 15 से 20 फीट वाली साइड में दरवाजा बनाए, यही होता है। आज संस्था भी अपनी काव्य क्लासेज भी तो इधर बड़ा रोड है तो इधर दरवाजा बनाएंगे ताकि बल्क में विद्यार्थी निकले तो कुछ दिक्कत नहीं आए। आज रूम ऐसा है तो हमने बड़ा दरवाजा बना लिया, छोटा सा केबिन होता तो एक सिंगल डोरी रख लेते अपन लोग भी, यही होता। लेकिन यहाँ पर इनका दिमाग देखो हमसे ज्यादा आगे चलता है। ये लोग क्या सोचते हैं कि यार मुख्य सड़क मार्ग पर अगर हमने दरवाजा रखा तो आने जाने वाले व्यक्ति वहीं से प्रवेश करेंगे। आज अपनी की बात देख लो आप, तो हम इधर मेन गेट से आ रहे हैं और मेन गेट से जा रहे हैं, 2 बजे 4 बजे 6 बजे 8 बजे जब भी बैच छूटेगा तो बल्क में स्टूडेंट निकलेंगे और अंदर भी आएंगे। आप लोग आते तो कोई हाथी घोड़े गधे सब कुछ लेके आ रहे उधर, बाहर खड़े रख देते, अंदर जगह नहीं है तो कोई कार वार भी ले आता है, ट्रैक्टर ट्रॉली भी लाओ तो 2-4 तो लगा देते हैं इधर उधर। तो जगह भी तो जाम हो रही ना, आप निकलोगे ट्रैफिक जाम होगा, यातायात के साधनों में बाधा उत्पन्न होगी। तो इनका यह मानना है इधर दरवाजा रखो ही मत, चिंता का विषय नहीं रहेगा, दीवार बनाओ सल इधर, दरवाजा रखो छोटी गली में, ताकि जब इधर दीवार होगी तो इधर कोई आएगा जाएगा ही नहीं, सब इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से जाएंगे। तो ये जो मेन रोड है वो बिल्कुल सिस्टम से चलेगा, यातायात के साधनों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने का नाटक खत्म। हमारी तरह कतई नहीं लोग, ये अपने नहीं सोचते, ये सबकी सोच के चलते हैं। इसलिए इनकी सिटी स्मार्ट सिटी है। अपने कितने भी स्मार्ट बंदे हो जाए लेकिन सिटी को स्मार्ट कभी भी नहीं कर सकते। अब इन लोगों ने क्या करा, मेन रोड पर अपना दरवाजा नहीं रखा, घर के दरवाजे कहां रखते थे? पीछे की तरफ। क्वेश्चन आता है घर के दरवाजे कहां होते थे, तो प्रश्न में ऑप्शन आता है पीछे की तरफ होते थे। और दरवाजा भी साथियों सिंगल डोर ही होगा, सिंगल डोर का दरवाजा है और वो भी अंदर की तरफ खोलना है, क्योंकि बाहर खोल नहीं सकते, क्योंकि 3 फुट की गली अपनी, सामने वाले का भी मकान है उसको भी खोलना है। एक तो दोनों ही खोले, दरवाजे भिड़ेंगे, लड़ाई होगी सुबह शाम, तो वो नाटक की क्यों? दरवाजा अंदर खोलो, चिंता का विषय खत्म। हर चीज एक्स्ट्रा लेके चलते हैं अपन लोगों से। घर के बाहर की नालियां बड़ी व्यवस्थित, देखो यहां से नालियों का व्यवस्था क्या है, लकड़ी से बनी हुई नालियां, बनाई तो वैसे ईंटों से है लेकिन किताब वालों ने लकड़ी लगा दी है उसमें आंसर, लेकिन हमें रटना तो ही पड़ेगा, सिलेक्शन वही कराएंगे अपना नाली के साथ। देखो क्या है, अब इनकी चुनाई तो वैसे किससे गई? ईंटों से। इनका ढकान किया है लकड़ी के फंटों से, तो ताकि देखो कोई गंदगी वंदगी ना गिरे। अपने यहाँ तो छोटे छोटे बैठ जाते हैं सुबह सुबह गली के, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कुछ भी सिस्टम, यहाँ तो लकड़ी से इनका ढकान कर दिया गया। और नालियों के भीतर भी चेंबर बना रखें। आज कोटा रियासत में अपने काम चल रहे हैं, पूरे कोटा में सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, चेंबर में डाल रहे हैं सारे, ये अब कर रहे हैं हम। ये दादा 4.5 साल पहले चेंबर डाल के नालियों का ढकान करके मरमरा गए। तो इन्होंने ये स्मार्ट सिटी पहले बसा ली, हम लोग अपनी टेक्निक इस्तेमाल नहीं करें, इनकी चुरा रहे हैं अपन। तो इन्होंने हर घर के बाहर इस प्रकार के एक चेंबर बना रखे कि जब नाली में से पानी आएगा और यहाँ पर चेंबर बनाया तो कचरा यहाँ जमा हो जाएगा, आगे बढ़ा यहाँ चेंबर है तो यहाँ कचरा जमा, पानी बिना किसी रुकावट के नॉन स्टॉप आगे चलेगा और लास्ट में जाके कुएं में कूद जाएगा।
पानी नाली का भी जाम नहीं हो, ऐसा सिस्टम नाली का भी हो। सड़कें जाम नहीं हो, दरवाजे पीछे रखो। कच्ची ईंटों के घर बनाओ ताकि नदी में, क्योंकि गगर नदी शोक है, हम जहां पर झूमर लटकाएंगे, कॉलम बिल्डिंग बनाते हैं, जब नदी में पानी नहीं होगा तो घर छोड़ने में जीव दुखेगा अपना, इसलिए घर ही कच्चा बनाओ ना, ताकि पलायन करने में दिक्कत ही ना आए। तो ये सारी सिस्टमेटिक तरह की सुविधा इन लोगों के पास थी। इस प्रकार ये जो पूरा इन लोगों का शहर बसा था, ये स्मार्ट सिटी है। छतें इन लोगों ने जो बनाई है वो ढाल नुमा है, और ये छतें भी किससे बनी है, तो घास और बांस बल्लियों से इन्होंने ढकान कर दिया। तो छत का निर्माण घास बांस से हुआ है, दीवारें कच्ची ईंटों से बनी है, फर्श पक्की ईंटों से बना है, दरवाजे पीछे की तरफ है, लकड़ी से निर्मित नालियां हैं। ये सारी चीजें सुविधाएं हमें यहां से मिली है। मुख्य सड़क मार्ग 15 से 20 फीट का है, छोटी गलियां 3 से 5 फीट की है। दोराहे के प्रमाण मिले हैं तो 180 डिग्री पर ऑक्सफोर्ड सर्कल पद्धति की जानकारी मिली। सिटी जो बसी है पूरी, वो किस पर बसी, तो चौपड़ पद्धति पर बसी है, और यहां पर जो सड़क बसी आपकी बनाई गई वो समकोण पद्धति पर बनाएगी। तो ये सारी टेक्निक इन लोगों के पास सिटी में हुआ करती थी, और यही हमें यहां से घर के विषय में जानकारी भी प्रदान कर देती है। तो ये इस सभ्यता की क्या थे, सिर्फ एक सामान्य बिंदु थे कि हमारे पश्चिम दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा से ये मिल गया, और पूर्व दिशा से हमें क्या मिला, तो एक शहर के बसे होने की जानकारी नोट हुई। ठीक है, बाकी कल आते हैं, इसको हम पहले नोट करेंगे, भी खुदाई पूरी नहीं हुई है, सभ्यता पूरी बाकी है। हाँ, कल के एपिसोड में इसको हम पूरी निपटा लेंगे ताकि जल्द से जल्द हम इसे कवर करें। ठीक है, हाँ, वो दक्षिण पूर्व दिशा है, ये दक्षिण